हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। जैसा कि आज है 16 अप्रैल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर वो फंस सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप थंबनेल आज का देख रहे होंगे कि ये क्या मैंने बना दिया। तो इट्स नॉट अ फेक न्यूज़, इट्स रियल न्यूज़। ये सभी न्यूज़पेपर वालों ने कवर किया है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जो हमारा आज का मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं, जो हमें एनर्जेटिक बनाने में हेल्प कर सकता है। क्या कह रहा है? मंजिलों को मन्नतों में मांगा सवारा नहीं करते हैं। करेक्ट। अगर हमारी जो मंजिल है उसको मन्नत से थोड़ी ना हो जाएगा वो, कि मन्नत में मांग लिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। नो। मुसाफिर बारिश में भी सड़कों से किनारा नहीं करते हैं कि तो एकदम साफ लाइन है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। जिसके सोच में ही खुद के सपनों का आशियाना हो, वो दूसरों के घर बैठकर दिन ब दिन गुजारा नहीं करते। अगर आपका लक्ष्य है, कोई आपने डिसाइड किया है कि हमको ये करना है, तो उसको मन्नत मान करके कि पूजा पाठ करके कहो पूरा हो जाए, मेहनत नहीं करना चाहो तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आपने डिसाइड किया तो इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ अपना वर्क करिए। तो आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको यही करना है, यही आपके अंदर माइंड में होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज का देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट आने वाली परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा आप लोग को, जैसा कि क्या है कि किसे वर्ष 2022 के लिए मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या पुरस्कार है? मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार। तो किसको मिला हुआ है? प्रभात पटनायक को। मैं इमेज पे दिखा रही हूँ, ये है प्रभात पटनायक जी। इन्हीं को ही क्या मिला है? मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार। और ये क्या है? ये एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री और एक राजनीतिज्ञ भी हैं, राजनीतिज्ञ भी। इन्हें इसके लिए चुना गया है। और ये जो पुरस्कार है, यानी कि जो मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार है, ये हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो एक ट्रस्ट है जिसका नाम है मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट। इसी के द्वारा एक क्या की जाती है? एक जूरी गठित की जाती है, एक राष्ट्रीय जूरी गठित की जाती है। और उसी के द्वारा जो नामांकन किया जाता है, उसी में जो चुने हुए होते हैं, उन्हीं में जो सामाजिक वैज्ञानिक लोग होते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है। और इसमें दिया क्या जाता है? तो पुरस्कार में 2 लाख रुपए और एक क्या है? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप बस इसको इतना ही ध्यान रखिए। और ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है? चेन्नई के अंदर दिया जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप जितना स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा क्वेश्चन। तो कहाँ पर किया गया है घोषणा इसकी? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं, कई बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, क्या नाम है इनका? एमके स्टालिन। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? अभी अंबेडकर जी की जयंती मैंने बताया ही था, कल परसों दोनों दिन मैंने डिस्कस किया कि 14 अप्रैल को ये मनाया गया। इनकी मतलब इनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को हर साल मनाई जाती है। तो ये जो इन्होंने समानता दिवस, तमिलनाडु ने कहा है कि अब हर 14 अप्रैल को क्या मनाएंगे? समानता दिवस मनाएंगे। इसको एक और कहा जाता है समथुआ नाल, ये वहाँ के लैंग्वेज में। और यह से इसी का मतलब है समानता दिवस। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या, जो स्टालिन है, एमके स्टालिन, इन्होंने ही इसकी घोषणा की है। अब चलते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो जैसे भी मैंने बताया एमके स्टालिन, तो आपको याद हो गया होगा कि इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, उसका क्या नाम है? उंगलिल ओरुवन। कई बार मैंने बताया, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु जो है वो भारतीय संघ का दूसरा सबसे अमीर, सबसे धनी राज्य है।
क्लियर। यहाँ सबसे अधिक जो है, और ये देश जो है, मतलब ये देश में सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत राज्य भी है। अगर बात करें ये राज्य जो है तमिलनाडु, इसका 60% से अधिक क्या है, शहरीकरण है यहाँ पे। और तमिलनाडु द्रविड़ शैली में अपने हिंदू मंदिर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अगर मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई में मीनाक्षी, तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर में रंगीन मूर्तियों के साथ ऊंचे ऊंचे गोपुरम, तो गोपुरम के लिए ऊंचे ऊंचे मदुरई में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी मैंने तमिलनाडु में एक उत्सव भी बताया था कि मनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिविजन करा दे रही हूँ कि मदुरई के जो मीनाक्षी संदरेश्वर मंदिर है, मीनाक्षी संदरेश्वर मंदिर, यहाँ पर क्या मनाया गया, चिथरई उत्सव। तो ये ध्यान रखना है कि चिथरई उत्सव का संबंध किससे है, ये आपका यहीं से है, तमिलनाडु से है, मदुरई के मीनाक्षी संदरेश्वर मंदिर में से संबंधित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब ये तो मैंने बता ही दिया। अब इससे रिलेटेड मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अंबेडकर जी के उसमें एक क्या मतलब कौन सी स्टैचू स्थापित की जा रही है, अंबेडकर जी से संबंधित है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर, लातूर महाराष्ट्र। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। और अंबेडकर जी की जो जन्म हुआ था इनका कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की, तो वो किससे संबंधित है, श्री रामानुजाचार्य जी से संबंधित है, जिसकी जो ऊंचाई है मंदिर की वो 200 स्टैचू, मंदिर नहीं, स्टैचू की जो क्या है ऊंचाई है वो कितनी है, 216 फीट है। और कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद। तो ये तीनों चारों फैक्ट आपको क्लियर रखने हैं। और एक और बता दे रहे, ये तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में जो किससे संबंधित है, पोंगल पर ये मनाया जाता है। क्लियर, कई बार बता चुके हैं, आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, देखिए, किस राज्य के द्वारा अपना रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू महोत्सव मनाया गया है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है, बिहू जैसे आगे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये असम के द्वारा मनाया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू। ठीक है, तो ये असम के जितने भी त्यौहार हैं उनमें सबसे बड़े त्योहारों में से ये क्या है, बिहू एक है। इसमें क्या किया जाता है, ये कब होता है, तो ये आपका जो अप्रैल होता है, अप्रैल का सेकेंड वीक जो होता है, अप्रैल के सेकेंड वीक में ये क्या किया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है। जो फसल की कटाई की शुरुआत में, ये शुरुआत का क्या है, प्रतीक है। फसल की कटाई की शुरुआत का क्या है, ये प्रतीक है। और इस बार जो मनाया गया, जैसे मैंने कहा अप्रैल का सेकेंड वीक, तो इस बार कब से मनाया गया, 14 अप्रैल से 16 अप्रैल। क्लियर। और इसमें जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है रोंगाली, इसका अर्थ क्या होता है, आनंद और त्योहार। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आनंद है। और ये त्योहार जो है वो किसका है, आनंद बांटने, आनंद लेने का समय, इसीलिए इसका नाम क्या है, रोंगाली। अब क्लियर हो गया होगा। जैसे कि ये क्या है, नववर्ष का है, असम में नववर्ष का ये प्रतीक है। जैसे कि अभी कई मतलब राज्यों में मैंने बताया था, कुछ डिस्कस किया था, जो हिंदू सौर कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उसमें जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, ओडिशा, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में ये अलग अलग नाम, अलग अलग परंपराओं के साथ ये क्या किया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू साल में क्या है, 3 बार मनाया जाता है। तो इसमें जैसे रोंगाली या बोहाग बिहू मैंने एक बता ही दिया, एक क्या है आपका कोंगाली बिहू है, एक क्या है, कोंगाली बिहू है, एक आपका माघ बिहू है। तो ये सारे क्या है, एक साल में ये 3 बार मनाते हैं। और इन्हें क्या किया जाता है, फसलों की कटाई के क्या कहें, कई चरणों में इसको बांट दिया जाता है कि इस कटाई में ये, इस कटाई में ये, ऐसे मनाया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। जैसे मैंने बताया कि असम के नववर्ष किससे संबंधित ये त्यौहार है, तो बता देते हैं कि असमिया नववर्ष का इतिहास स्टार्ट कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो बिहू है उसमें लगभग देखा जाए तो 3500 वर्ष पूर्व का है। ये बिहू जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ये 3500 ईसा पूर्व का है, जब लोगों ने क्या किया था, एक की अच्छी उपज हो, किसकी, फसल की अच्छी उपज हो सके, इसके लिए क्या किया था, यज्ञ किया था। किसका यज्ञ, अग्नि यज्ञ किया था। तो ये माना जाता है। ठीक है, ये 3500 ईसा पूर्व की बात है। और इसमें क्या था, और इस किसने स्टार्ट किया था, तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहने वाली एक जनजाति थी, कृषि जनजाति थी, उसी ने क्या किया था, इसको मनाना स्टार्ट किया था। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। वहाँ के सीएम कौन है, हेमंत विश्व शर्मा है। और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखिए यहाँ पर है, ये द हिंदू का है, यहाँ पर मैंने ले लिया था कटिंग, क्या लिखा है,
देख लीजिए, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ असम कैलेंडर एंड मार्क्स द इवेंट ऑफ द असमीज न्यू ईयर। ठीक है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुसेना मार्शल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 18 से 23 अप्रैल 2022 तक इसका कौन सा संस्करण है, आपको एक एक फैक्ट देखना है कि पहला कि ये कौन सा हॉकी टूर्नामेंट है, तो वायुसेना जो थे क्या है, मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का ये तीसरा संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, चंडीगढ़ में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है किसकी तरफ से, तो जो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड है उसी की तरफ से ये आयोजन क्या किया है, 2018 से ही ये आयोजन किया जा रहा है। किसकी तरफ से, जो एयरफोर्स AFSCB यानी कि क्या हो गया, वायुसेना स्पोर्ट, एस से स्पोर्ट यानी खेल कंट्रोल, एंड बी से क्या हो जाएगा, बोर्ड, यानी कि एयर फोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये क्या किया जा रहा है, 2018 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इतना आपको क्लियर। तो अभी क्या किया जाएगा, ये 18 से लेकर के 23 अप्रैल तक ये चलेगा। और यहाँ पे जो वायुसेना प्रमुख होंगे वो चीफ गेस्ट होंगे। तो ये कौन चीफ गेस्ट होगा ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस ये ध्यान रखिए कि कहाँ आयोजन हो रहा है, कौन सा संस्करण है और ये नाम क्या है इसका। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो मतलब कितनी टीमें भाग ले रही ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो तीसरा संस्करण हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए जैसे रॉयल कैनेडियन, मलेशियाई, बांग्लादेश, श्रीलंका वायुसेना की जो हॉकी टीम, इनके साथ ही साथ भारत और विदेशों की टोटल कितनी 12 टीमें, कितनी 12 टीमें यहाँ पर भाग लेने वाली हैं। और ये जो अर्जन सिंह जो यहाँ लिखा है, अर्जन सिंह जो है वो देश के पहले क्या थे, एयर चीफ मार्शल थे। अर्जन सिंह देश के पहले क्या थे, एयर चीफ मार्शल थे। 16 सितंबर 2017 को 98 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिमाचल प्रदेश क्या है कि हिमाचल दिवस का आयोजन, एक मिनट, हर साल कब किया जाता है, ये हर साल इसका आयोजन कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को हर साल क्या करते हैं, हिमाचल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्या क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को इसका क्या किया गया था, हिमाचल प्रदेश का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इस दिन हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, सार्वजनिक अवकाश भी होता है। तो पहले देख लेते हैं इसमें एक एक फैक्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। एक मिनट यस, चलिए देख लेते हैं क्या हुआ था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो वो किसके रूप में हुआ था, एक प्रांत के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था, प्रांत के रूप में किया गया था। फिर क्या होता है, 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को गा श्रेणी का दर्जा दिया गया था, गा श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया जाता है, यूटी घोषित किया जाता है। एंड लास्ट में क्या होता है, 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 1970 को संसद क्या करती है, हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित करती है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया जाता है, पूर्ण राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आ जाता है। और हिमाचल प्रदेश भारत का किस नंबर का राज्य है, 18 नंबर का है, यानी 18वां नंबर का राज्य है। तो ये सारे फैक्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ लिखा हुआ है हिमाचल, हिमाचल, अगर इसको ऐसे इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, हिमाचल। हिम का मतलब तो पता ही होगा, बर्फ, और आंचल, आंचल क्या होता है, ढका हुआ, किसी चीज़ से ढका हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ क्या है, ये क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ एरिया यानी क्षेत्र है हिमाचल का मतलब। अगर हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत के कहाँ, अभी चलेंगे नीचे, मैं लोकेशन दिखा दूंगी क्योंकि ऊपर नीचे करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं अभी दिखा दूंगी लोकेशन का। हिमाचल प्रदेश का मैप है मेरे पास, तो बस मैं बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान देते रहिए, मैप देख रहे होंगे। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत के नॉर्थ में स्थित है, और हिमाचल के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर दिखेगा आपको, वेस्ट में पंजाब दिखेगा, एंड इसके साउथ वेस्ट में हरियाणा दिखेगा यानी दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में उत्तराखंड दिखेगा, और ईस्ट में इसके तिब्बत आपको दिखेगा। और हिमाचल प्रदेश का अगर कुल देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो क्या है हिमाचल की, हिंदी एंड क्या है, संस्कृत है,
हिंदी एंड संस्कृत है आधिकारिक भाषा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भी बहुत सारी यहाँ की भाषाएं हैं जो कि स्थानीय बोलियां हैं, जैसे कि पहाड़ी, मंडाली, कांगड़ी, कुल्लू, बिलासपुरी, किन्नौरी, ये सब वहाँ की स्थानीय बोलियां हैं। हिमाचल प्रदेश का देखा जाए तो इतिहास इसमें मौर्य काल यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जैसे शिमला, शिमला कहाँ है, यहीं पर है, ठीक है। चंबा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा, पालमपुर, सोलन घाटी, मनाली, धर्मशाला, ये सब कहाँ, हिमाचल प्रदेश में ही है। और यहाँ पर एक रेलवे है जिसका नाम है कालका शिमला रेलवे, जिसे इसको किस नाम से जानते हैं, कालका शिमला रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं, टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। और ये यूनेस्को की क्या है, विश्व धरोहर है। यूनेस्को की ये कालका शिमला रेलवे जो है यूनेस्को की क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। और ये रेलवे लगभग 95 किलोमीटर में सबसे तेज ढलान को क्या करती है, पार करती है, और पुलों और सुरंगों को पार करती है। बस ये ध्यान रखना कि ये कहाँ है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और ये इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अभी कुछ और भी, जैसे पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ, हिमाचल प्रदेश में ही है। अटल सुरंग, जैसे पहले रोहतांग सुरंग कहा जाता था, ये अब इसे अटल सुरंग, तो ये भी यहीं पर है। इसकी आप देख लीजिए कितने किलोमीटर, ये 9.02 लंबाई जो है किलोमीटर, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो और कुछ, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्या किया, उत्कल स्थापना दिवस यानी ओडिशा स्थापना दिवस, जिसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है, सेलिब्रेट किया। कब किया, 1 अप्रैल को किया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को किया। और तेलंगाना कब मनाया गया, तेलंगाना दिवस, स्थापना दिवस 2 जून 2014 को हुआ था, तो 2 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी को। बिहार का भी मनाया गया है 22 मार्च को। तो ये सारे आपको ध्यान रखने जो मार्च में मनाया गया है, जैसे कि 30 मार्च को राजस्थान, बिहार का 22 मार्च और ओडिशा का 1 अप्रैल को मनाया गया। तो ये तो बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को कहाँ पर हनुमान जी की कितने फीट की ऊंची, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी है, हनुमान जी की है, क्योंकि क्या है, आज हनुमान जयंती है। 16 अप्रैल को क्या है, हनुमान जयंती है। तो इसी उस उपलक्ष्य में क्या किया गया है, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर किया गया है, गुजरात के मोरबी में किया गया, गुजरात के मोरबी में ये किया गया है। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक 4 धाम परियोजना है, वो भी मैंने अपने लेक्चर में कई बार बताया हुआ है। तो 4 धाम परियोजना के तहत क्या था कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो हमारा जो भारत देश है, इसके चारों दिशाओं में क्या करेंगे, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करेंगे इस परियोजना के तहत, जिसमें इसमें ये जो अभी जो स्टार्ट की, ये 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है मोरबी गुजरात में, ये दूसरी नंबर की है, ये दूसरी नंबर की है, जो पश्चिम दिशा यानी कि गुजरात में स्थापित की जा रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है 2018 से ही ये इसका स्टार्ट है निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर 11 से 12 अप्रैल को वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये भी, वाटर कॉन्क्लेव कहाँ पर किया जा रहा है, असम डिब्रूगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, असम डिब्रूगढ़। तो वाटर कॉन्क्लेव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जलमार्ग, वाटर को जलमार्ग कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये भी हो जा रहा है कि IWAI के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब इसका हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। अब जलमार्ग है तो जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भी होगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा थिंक करने की जरूरत है नहीं। तो इसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, 11 से 12 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ असम में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया था। इसका चलो आयोजन तो कर दिया गया, किस पर्पज़ से किया गया, कुछ पर्पज़ होगा तो बिल्कुल होगा कि जो देश है हमारा, उसका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय और जो घरेलू जलमार्ग है उस पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता का दोहन करना है। क्या कहा मैंने कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता का क्या करना है, दोहन करना है। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर जलमार्ग की क्षमता का क्या करना है, विकास करना है। क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक हेल्प ली जा रही है, किसकी हेल्प ली जा रही है, फिक्की की हेल्प ली जा रही है। फिक्की इस कॉन्क्लेव के लिए किसका कौन भागीदारी कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, तो फिक्की कर रहा है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या कहा मैंने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है, सहायता कर रहा है। और भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसमें मेन इन्हीं का है, फिक्की का आपको ध्यान रखना है। इसका शुभारंभ बंद जो है नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब असम की बात हो रही है, असम एक बार और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कर ले रहे हैं कुछ जो बचा हुआ है पॉइंट, कि माजुली द्वीप, माजुली द्वीप आपको क्लियर होगा कहाँ पर है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी का असम में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दो यहाँ पर क्या कहते हैं, नेशनल वाटर वे बताया जाएगा, नेशनल वाटर वे नंबर 1, नेशनल वाटर वे नंबर 2। तो ये दोनों जो हैं ये कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो नेशनल वाटरवे 2 है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, धुबरी से सदिया तक, क्लियर। और फर्स्ट जो है ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक, तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है, चलिए देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशिया यूक्रेन तो 100% आपके कोई भी एग्जाम आने वाला है, वहाँ से संबंधित जितने भी आपके चैनल हैं, लोकेशन है, सब ध्यान रखना है कौन कौन से सागर हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई ना कोई 100% आने वाला है। तो इससे रिलेटेड अब देख लेते हैं, ये यूक्रेन का क्या है, ये यूक्रेन का क्या है, ये नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल, नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल। तो यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने क्या किया है, अपने इस मिसाइल से जो रशिया का है, रशिया का एक क्या है, पोत है, उसका नाम है मोस्कवा, उसका क्या नाम है, मोस्कवा। ये किसका है, रशिया का पोत है। इसको इसने कहा, यूक्रेन ने दावा किया कि मैंने क्या किया है, अपने इस मिसाइल से इसको नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ठीक, ये इसका दावा है। अब हमको ये क्या करना है, हमको दोनों के बारे में पढ़ना है, एक मॉस्को क्या है और ये जो क्रूज मिसाइल है नेपच्यून ये क्या है। तो नेपच्यून क्या है, एक तटीय जहाज रोधी क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो अभी क्या बताया मैंने कि ये क्या है, कैसे क्रूज मिसाइल है, जो क्या करती है 300 किलोमीटर की सीमा में जो भी नौसैनिक जहाज है उनको क्या कर सकती है, ये नष्ट कर सकती है, ये नष्ट करने में सक्षम था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको क्या किया गया था, 2021 में इसको यूक्रेन के रक्षा बल में शामिल किया गया था। इसका 6 साल तक क्या किया गया, परीक्षण किया गया, इसके कई चरण इससे गुजरने के बाद इसको क्या किया जाता है, 2021 में जो यूक्रेनी रक्षा बल थे उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन ये हुआ क्या था, इसकी पूरी कहानी बताती हूँ मैं, कि इस मिसाइल को बहुत ही जल्दबाजी में विकसित किया गया था। क्यों, क्योंकि 2014 में क्या हुआ था, क्रीमिया पर कब्जा जब किया गया तो यूक्रेन का जो तटीय इलाका था वहाँ पर रूसी खतरा क्या हो रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इसीलिए जल्दी में इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था, लेकिन इसका परीक्षण कर नहीं पाया गया, तो नहीं हो पाया। अभी इसका क्या है, फर्स्ट ये था, परीक्षण किया गया, परीक्षण क्या किया गया, इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, अपना वर्क ही कर दिया, जिसमें इसमें जो मॉस्को था उसको क्या कर दिया, नष्ट ही कर दिया। तो बस बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखिए कि इस मिसाइल का डिज़ाइन किसने किया था। तो एक क्या है, किस पर आधारित था, तो ये एक रूसी KH-35 है क्रूज मिसाइल, उस पर आधारित है, जो नाटो के AS-20 कयाक के नाम से जाना जाता है। तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि यूक्रेन का है ये, जिसने क्या किया, रशिया के मॉस्को को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। अब जो मोस्कवा है उसको देख लेते हैं, क्या है मोस्कवा, ये जो है मास्को शहर के नाम पर इसको रखा गया है। इसका नाम जो है मास्को शहर के नाम पर रूसी नौसेना का क्या है, एक मिसाइल क्रूजर है ये। और इसको क्या किया गया था 1983 में स्लाव के रूप में, किसमें, स्लाव के रूप में इसको क्या किया गया था, कमीशन किया गया था। और इसकी जो क्षमता है वो 12,490 टन की स्थानांतरण क्षमता है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कुछ और देख लेते हैं फैक्ट, कि ये जो रूसी नौसेना है, यह मतलब जो मोस्कवा है ये रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े का क्या था, प्रमुख था। मतलब वो कहाँ लोकेटेड था, काला सागर में, जिसमें लगभग 500 कर्मियों का क्या था, दल था। तो एक तो आपको ध्यान रखना काला सागर। अब काला सागर जब आ ही गया है तो हम लोग काला सागर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। काला सागर, तो काला सागर, एक मिनट वो मुझे ले चलना पड़ेगा मैप में, चलिए अभी दिखा दे रही हूँ, पहले यहाँ डिस्कस कर देते हैं। अभी मैं लोकेशन दिखा दे रही हूँ, फिर से बता दूंगी। काला सागर के पश्चिम में आपको बुल्गारिया देखने को मिलेगा, आप लोग मैप देखते रहिए, रोमानिया देखने को मिलेगा। अगर बात करें कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो रशिया और यूक्रेन दिखेगा आपको। अगर साउथ में थोड़ा जाएंगे तो आपको टर्की के बीच में ये स्थित मिलेगा काला सागर, ठीक है। और इसके पूरब में आपको जॉर्जिया, कॉकेशस की पर्वतमालाएं भी दिखाई देंगी, जो इसे किससे अलग करती हैं, कैस्पियन सागर से अलग करती हैं। और काला सागर, और एक आपको मिलेगा काला सागर
और एक मिलेगा आपको, देख रहे होंगे मैप में, एक मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो है बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। और अगर बात करें काला सागर और अजोर सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो है केरित जल संधि। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में फंसने वाला है कोई ना कोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में 14 राज्य या यूटी के अतिरिक्त, ये तो है ही, इसके अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितने? 126 में स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसमें कौन भागीदारी कर रहा है इस कार्यक्रम के लिए? QCI। अब आप पूछेंगे ये क्या है? तो ये है भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय गुणवत्ता परिषद कार्यक्रम। ये जो है कार्यक्रम के लिए क्या है? क्रियान्वयन भागीदारी है। अब बात करते हैं स्वनिधि से समृद्धि, ये क्या है? अब स्वनिधि आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इससे संबंधित तो हम लोग और भी कहीं पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं बता दे रही हूँ ये क्या है, पहले इसी को समझते। तो ये प्रधानमंत्री जो स्वनिधि कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का क्या है? ये एक अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसे क्या किया गया? 4 जनवरी 2021 को 125 शहरों में PM स्वनिधि जो लाभार्थी हैं उनके परिवार के सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनको क्या करना है? उनको हेल्प करने के लिए ये क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। क्लियर? और इस योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन धन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, और क्या कहें कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ये इसमें क्या है? पंजीकरण शामिल है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और स्वनिधि से समृद्धि योजना, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ये क्या है? एक विस्तार है, जिसे महामारी के मद्देनजर जो सड़क विक्रेता और उनके परिवार का समर्थन करने के लिए क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और ये कैसी है? एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कैसी है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स को क्या करने के लिए? एक पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट की गई थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि उनको क्या करना है कि आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए इनको खड़ा करना है। तो ये 2020 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए जून 2020 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे स्टार्ट की गई थी। क्या था कि कोविड-19 के कारण क्या था? ये जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनको जो प्रभावित हो चुके थे, तो उनको क्या करना था? माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं क्या करनी थी? प्रदान करनी थी। उम्मीद है अब ये सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और किसके द्वारा? आवास ये आपके जो आवास मंत्रालय है उसी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। किस देश ने हाल ही में लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल के द्वारा किया गया। तो इजराइल ने क्या किया है? दुनिया का जो पहला, किसने ये क्या कहा मैंने? दुनिया का पहला एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। और ये वहाँ के जो PM है, इजराइल के PM कौन है? वह है नफ्ताली बेनेट। उन्होंने खुद इसको क्या किया है? अनाउंस किया है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है इसको क्या नाम दिया गया है? आयरन बीम लेजर इंस्पेक्शन का नाम दिया गया है। और ये दुनिया की पहली जो है ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। कैसी है? ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। इसमें UAV, रॉकेट और मोर्टार को नीचे गिराने के लिए एक लेजर का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। तो ये ध्यान रखिए कि आयरन बीम किससे संबंधित है? यही है जो इजराइल से संबंधित है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इजराइल का लोकेशन आप लोग देखिए तो ये राष्ट्र जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, ठीक है। भूमध्य सागर के, यह जो है भूमध्य सागर जो दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर है उसके पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। इजराइल के नॉर्थ में आपको लेबनान दिख रहा होगा, पूरब में सीरिया दिख रहा होगा, जॉर्डन दिख रहा होगा और दक्षिण पश्चिम में मिस्र दिख रहा होगा। इसकी राजधानी क्या है? जेरूशलम है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए, जैसा कि मैंने थंबनेल आपको दिखाया था तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है बंगाल मॉनिटर शिपली, जो कि क्या हुआ है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री, कौन सा? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, यहाँ पर ये जो बंगाल मॉनिटर शिपली है, इस पे क्या है? कुकृत्य करने का आरोप लगाया गया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, गैंगरेप का। अब इतनी मतलब इस तरीके की न्यूज़ अब सुनने को मिल रही है,
मतलब कहाँ जा रहा है हमारा देश, किस तरफ जा रहा है। मतलब सोच करके भी, मतलब कितना भी कानून बना लिया जाए, क्या भी कर लिया जाए, जब लोगों की मेंटालिटी इतनी गिरी हुई है, कुछ नहीं हो सकता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इस तरीके की इतनी गिरी मानसिकता है। थंबनेल आपने देख लिया, उसको मैं कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। हाँ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। बंगाल मॉनिटर छिपकली, ये कहाँ पर, सह्याद्री टाइगर रिजर्व में ये आपको देखने को मिला है, ये जो भी इन लोगों ने किया है। ठीक है, तो बंगाल मॉनिटर छिपकली को वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत क्या है, एक आरक्षित प्रजाति घोषित की गई है। और ये एक बड़े आकार की छिपकली होती है, जैसा कि आपने इमेज में देखा ही होगा, अभी फिर से दिखा दे रहा है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही ये कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। और ये मुख्यतः कहाँ रहती है, जमीन पर रहती है। ये छिपकली जमीन पर रहती है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 61 से 175 सेंटीमीटर तक होती है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी फैक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल का। भारतीय लेखक प्रेम रावत द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है, उस पुस्तक का क्या नाम है, हियर योरसेल्फ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल को मनाते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वर्ष 2021 के लिए किसे चुना गया, फाल्गुनी नायर को किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का 12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर आयोजन किया गया, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है, 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, नई दिल्ली। सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया, नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में हाल ही में दुर्लभ प्रजाति की पामकिन तितली देखी गई है, तमिलनाडु। साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई, इस बार 14 अप्रैल, जब अम्बेडकर जी की जयंती है। और ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था कि कौन सा सही है, बताना था आपको। तो इसमें कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है कि अजंता की गुफाएं जो है वाघारा नदी के तट पर स्थित है। बाकी आपके फैक्ट रॉन्ग है। बाकी आप लोग देखिएगा कौन सा कहाँ पर, ये लोग आप ढूंढिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। एक मिनट, कौन कौन सा लोकेशन मिला था, कौन कौन सा मुझे आपको दिखाना था। एक आपका पड़ा था क्या, इजराइल, ये देखिए, ये है आपका इजराइल, दिख रहा होगा आप लोग को। और ब्लैक सी यहाँ पर ऊपर है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब आप लोग, अरल सी। तो ये सब ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इसको क्या करिए, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ऐसे लगाइए क्रम से। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक, कैस्पियन, अराल ऐसे करके है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा मैप में, यहाँ थोड़ा ब्लर भी है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। और बाकी आपको मुझे दिखाना था हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये है लोकेशन हिमाचल प्रदेश, ये देखिए। और तमिलनाडु आया था, तो तमिलनाडु आपको दिखा दे रहे हैं, ये है आपका तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैप देखते रहिए, देखने से समझ आएगा। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इसको आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं। तो क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, बोलना भूल जाती हूँ मैं, आप लोग करना भूल जाते हैं, तो लाइक कर दिया करिए। और बाकी जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नए हैं, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यही मुझे आपको डिस्कस करना था, जो कि मैंने बता दिया। बहुत ही मेंटालिटी जो है बहुत ही गिरी हुई है इन लोगों की इस तरीके से। तो चलिए, उम्मीद है सेशन आपको समझ आया होगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। बाकी हम लोग फिर से कल मिलते हैं, और कल तो टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, आप लोगों की कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन रहे और इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। चाहे आप BPSC दे रहे हो, आगे का जो UPSC हो, UPPCS हो, हम सारे फैक्ट आपको वहाँ पर काम आ जाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा उसको। बाकी मंडे को करंट अफेयर्स के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।